ये आपकी जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। बिना अपना आपा और आत्मविश्वास खोए कुछ भी सुन सकने की योग्यता ही शिक्षा है। ये किसने कहा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा है। परतों में पलती स्त्री के विरुद्ध हिंसा। महिलाओं को लेकर बहुत सारी आजकल चिंताएं जताई जा रही हैं ना, जिस तरह की हिंसा की खबरें आती रहती हैं। ये अक्सर बड़े पदों पर आसीन निजी व्यवसाय या फिर अन्य कामों में व्यस्त महिलाओं से भी यह आशा की जाती है कि वे अपनी नौकरी के काम के साथ साथ घर के कामों को भी शिद्दत के साथ निपटाएं, चाहे इसके लिए उन्हें अपने विकास से समझौता ही क्यों ना करना पड़े। हमारे आसपास घर के कामों में पिसती चूल्हा चौकी के लिए दिन रात करती और ऐसा नहीं कर पाने पर तानों की बौछार झेलती, अपमानित होती और पिटती महिलाएं देखी जा सकती हैं। आश्चर्य है कि ज्यादातर महिलाएं इन चीजों को सहज भाव से लेती हैं। उनके अनुसार दोहरी तेहरी जिम्मेदारियों को एक साथ निभाने में ही स्त्री को होने की सफलता है। सामाजिक मानक ऐसी स्त्रियों को ही अपने खांचे के अनुकूल मानता है। या आप देखिए, आर्थिक रूप से सक्षम और मानसिक रूप से खुद को मजबूत दिखाती और घर के अंधेरे में उत्पीड़ित और अपमानित होती स्त्रियां सभी जगह हैं। परिवार बनाने और बचाने से लेकर उसकी शांति और सुव्यवस्था के नाम पर अपनी योग्यता तथा डिग्रियों को दफन करती हैं। अपनी पसंद नापसंद को दरकिनार करती स्त्रियां किसी न किसी रूप में पिता घर में हैं। पिता की खराब आर्थिक स्थिति और भाई की शिक्षा के लिए पढ़ाई से वंचित की जाती बेटियां भी आम है। उच्च शिक्षित लड़कियों की शादी होते ही परंपरागत बहु पत्नी सेविका बन जाने की कामना अधिकसंख्यक भारतीय घरों में इतनी बड़ी है कि ऐसा न कर पाने वाली महिलाओं को लांछित और प्रताड़ित तो किया ही जाता है, कई बार हत्या तक कर दी जाती। हाल में घटी कई निर्मम घटनाएं भारत में महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा की भयावह तस्वीर पेश करती हैं। दरअसल स्त्री कोई भी हो, पढ़ी लिखी, सुयोग्य, ओहदेदार, डॉक्टर, इंजीनियर, मॉडल, कलाकार, सामान्य घरेलू या कोई अन्य, सभी ने कमोबेश यही आशा की जाती है कि उसका मूल्यांकन इसी रूप में किया जाता है कि वह वंश वृद्धि कर पाई या नहीं, पति और ससुराल वालों को कितना खुश कर पाई, घर की सजावट दूसरों की खुशी के लिए किस हद तक समझौता करती है, साफ सफाई, खाना बनाने आदि में कितनी माहिर है, और सबसे बढ़कर यह कि कैसे वह एक आदर्श परंपरागत बहू बनकर खुद को, अपने काम और पसंद को द्वयम बना देती है। समाज कहता है स्त्री होने के नाते उसकी पसंद और अंतिम प्राथमिकता यही है। वास्तव में समाज तथा परिवार के वर्तमान स्वरूप में बने रहने का बीज स्त्री के इसी दोहन में छिपा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 18 से 49 आयु वर्ग की लगभग 32% विवाहित महिलाओं ने अपने जीवन काल में कभी न कभी पति या ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा शारीरिक, यौन या फिर भावनात्मक हिंसा को झेला है। 15 से 49 साल की महिलाओं में 31.9% ने मात्र 15 वर्ष की उम्र में शारीरिक हिंसा झेली है। ग्रामीण क्षेत्र में हर चौथी तथा शहरी क्षेत्रों में हर छठी महिला घरेलू हिंसा का शिकार होती है। स्वयं को अतिशय संस्कृत निष्ठ कहने वाले हमारे देश को दुनिया भर में अंतरंग साथी द्वारा की जाने वाली शारीरिक और यौन हिंसा के उच्च प्रसार वाले देशों में गिना जाता है। गौरतलब है कि एनसीआरबी के आंकड़े सिर्फ दर्ज हुए मामले बताते हैं। एनएफएचएस बताता है कि घरेलू हिंसा के मामले में 86% महिलाओं ने कभी मदद मांगी ही नहीं है। यानी असली हिंसा के मामले इन आंकड़ों से कई गुना ज्यादा है। और ज्यादातर महिलाएं सामाजिक बदनामी, लोकलाज, भय, असुरक्षा के भाव, आर्थिक पर निर्भरता आदि के कारण पुलिस तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। और आप देखेंगे कि स्त्री के विरुद्ध हिंसा के तमाम मामले किसी खास वर्ग में सीमित ना होकर शिक्षित, अशिक्षित, संपन्न, गरीब हर तबके में समान रूप से होते हैं। आश्चर्यजनक यह है कि स्त्री आर्थिक रूप से सक्षम हो या घरेलू, पढ़ी लिखी हो या अनपढ़, कमोबेश सभी स्तर पर घरेलू हिंसा का शिकार बनती हैं और कई कारणों से इसे जीवन का हिस्सा मानकर चुप्पी ओढ़े रहती हैं। चूंकि अधिकांश स्त्रियां अपनी माँ, दादी, चाची, बुआ आदि को इसी रूप में देखती बड़ी होती हैं, इसलिए उनके लिए यह सब साधारण बात होती है। आर्थिक रूप से पराश्रित स्त्रियों को अक्सर यह भी सुनने को मिल जाता है कि खाना, कपड़ा, गहना, दुलार, सुरक्षा सब तो मिल ही रहा है,
पति है, गुस्सा में कभी कभार पीट ही दिया तो क्या हो गया। घरेलू हिंसा के प्रति यह सामाजिक स्वीकारता ही इस अपराध को और बढ़ा रही है। सवाल है कि क्या स्त्रियों के साथ होने वाली हिंसा बदस्तूर यूं ही जारी रहेगी। तमाम कानूनों, नियमों और पहल के बावजूद इसमें कमी क्यों नहीं हो रही है। स्त्री की शिक्षा, उसका सशक्तिकरण आदि क्या इसे रोक पा रहे हैं। इस समस्या का निदान क्या है। सच यह है कि कई सकारात्मक सामाजिक और व्यवस्थागत कोशिशों के बावजूद भारत के लगभग हर हिस्से में स्त्रियों के विरुद्ध होने वाली घरेलू हिंसा के मामले और बड़े हैं। कानून और व्यवस्था एक हद तक अपने काम कर रही है, लेकिन जरूरत उस सोच को जानने और समझने की है जो घरेलू हिंसा का कारण है। हमारी व्यवस्था में स्त्री को विचारगी से उबारने के लिए पता नहीं कितने नियम कानून बने। सामाजिक संस्थाएं लगातार स्त्रियों के उत्थान के लिए काम करने का दावा करती रही हैं, पर दुखद है कि अभी तक हम उस नासूर से ही अनजान हैं जहां से यह दर्द निकल कर आता रहा है। वह नासूर है पुरुष मानसिकता की श्रेष्ठतावादी सोच। सदियों से पित्त सत्तावादी समाज की जड़ों में यह बैठा है कि स्त्री पुरुष से कमतर है, द्वयम है, संपत्ति है आदि। हर स्तर पर हो रही स्त्री के खिलाफ हिंसा की असली वजह भी इसी सोच में समाई है। इसे रोकने के लिए इसी सोच के खिलाफ लड़ना और इसे मिटाना होगा। महिलाओं के कथित उत्थान में लगी व्यवस्थाओं को अपनी ऊर्जा इसी सोच को स्थायी तौर से मिटाने में लगानी होगी। महत्वपूर्ण यह भी है कि जिसके साथ गलत हो रहा है वह मजबूती से आवाज उठाए। सामाजिक बनावट, परंपरा, सोच समझ, भय आदि को परे छटक कर स्त्री सबसे पहले अपने साथ खड़ी हो जाए और उससे सबसे पहले अपने आप को मनुष्य समझना होगा। अपनी खुशियों की पहचान करनी होगी, स्वयं को वास्तविक संदर्भों में तरजीह देनी होगी और जिसकी छत टपकती है, निर्माण की पहल भी उसे ही करनी होती है। यहाँ तो एक पक्ष चाहता है कि पित्त सत्ता की भ्रामक श्रेष्ठता वाली व्यवस्था सदैव बनी रहे, क्योंकि उसका सुख उसी में है। स्त्री को हर स्तर पर इस जाल को न सिर्फ समझना होगा बल्कि उसे काटने के लिए खड़ा भी होना पड़ेगा। पहचान, शिक्षा, सम्मान, कमाई, समय, पसंद नापसंद जो भी उसका है उसे हक के साथ लेना होगा। पहली मार में ही हिंसा को कुचेष्टा पर अंतिम रूप से लगाम लगाना अनिवार्य है। घर का होना, उसका हंसता मुस्कुराता स्वरूप जरूरी है, पर यह सब उस घर की बेटी, बहू या अन्य स्त्री चरित्र की खुशियों की कीमत पर अस्वीकार है। कानून भी यही कहता है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताइएगा। सिकुड़ती संवेदनाएं। मौजूदा दौर में दुनिया की भीड़ ही सबसे ज्यादा चर्चा और चिंता का कारण बन रही है। हमारे आसपास इतने लोग दिखाई देते हैं कि कई बार हम खुद को गुम होता पाते हैं। यह प्रत्यक्ष दुनिया की बात है, लेकिन इसके अलावा आज हम अकेले में भी कभी अकेले नहीं होते। यानी वास्तविक दुनिया की व्यस्तताओं से इतर आभासी दुनिया में हमारी उपस्थिति हमें जरूरत से ज्यादा बड़ी भीड़ से घेरे रखती है। इसके बावजूद आखिर ऐसा क्या है और क्यों है। चारों तरफ लोगों और भीड़ से घिरे होने के बावजूद हम अक्सर खुद को अकेला पाते हैं, अकेलेपन को लेकर परेशान होते हैं। यही शायद आज हमारे समय की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक है। मनुष्य पहले कभी इतना जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन शायद पहले कभी इतना अकेला भी नहीं था। मोबाइल स्क्रीन, सोशल मीडिया और डिजिटल संपर्कों के इस दौर में संवाद बढ़ा, पर आत्मीयता घटी। यही कारण है कि अकेलापन अब केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं बल्कि एक गंभीर सामाजिक चुनौती बन गया है। यूं तो आभासी दुनिया में हर वक्त भीड़ देखने या उसके बीच मौजूद होने के बावजूद अकेलेपन के एहसास को लेकर दुनिया भर में चिंता जताई जा रही है। लेकिन कुछ समय पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन की सामाजिक संपर्क आयोग की रिपोर्ट ने भी अकेलेपन को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बताया। दुनिया भर में हर वर्ष 8 लाख से ज्यादा लोगों की मौत सामाजिक अलगाव और अकेलेपन से जुड़ी हुई मानी जाती है और इससे पता चलता है कि अकेलापन मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर प्रश्न है। WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 7 अप्रैल 1948 में स्थापना हुई थी। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। भारत में परिवार केवल आर्थिक संस्था की हैसियत में चलने वाला कोई ढांचा नहीं है, बल्कि भावनात्मक सहारे का आधार भी रहे हैं। संयुक्त परिवारों में तो कई पीढ़ियां साथ रहती थीं। घरों में बातचीत, हंसी, तकरार और अपनापन जीवन का हिस्सा थे। आज शहरीकरण और बदलती जीवन शैली ने परिवारों को छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया। लोग एक ही घर में रहते हुए भी अलग अलग कमरों और उसमें भी अलग अलग स्क्रीन में सिमट गए। यह शहरों की तस्वीर, लेकिन सच यह है कि ग्रामीण समाज भी इस बदलाव से अछूता नहीं है।
रोजगार और शिक्षा की तलाश में युवा शहरों की ओर चले गए। गांव में पीछे छूटे माता पिता बुजुर्ग अक्सर सामाजिक और भावनात्मक अकेलेपन का सामना कर रहे हैं। वहीं शहरों में रहने वाला युवा वर्ग भी वित्तीय स्पर्धा, असुरक्षा और व्यावसायिक दबाव के बीच अपने भीतर एक खालीपन महसूस करता है। सच यह है कि अकेलापन उम्र नहीं देखता। बुजुर्गों के साथ साथ युवा और किशोर भी इसकी चपेट में है। पढ़ाई, करियर, असफलता का भय, रिश्तों की अस्थिरता और बढ़ती महत्वाकांक्षाएं व्यक्ति को भीतर से थका रही हैं। बाहर से सब कुछ सामान दिखाई देता है, लेकिन भीतर संवाद का एक गहरा अभाव पैदा हो गया। सोशल मीडिया ने संपर्क के नए अवसर दिए, लेकिन कई बार उससे निकटता का भ्रम भी पैदा किया। मित्रता फॉलोवर और लाइक में बदलती और सिमटती जा रही है। हजारों संपर्कों के बावजूद लोग अपनी समस्याओं, भावनाएं साझा करने वाला कोई करीबी व्यक्ति नहीं खोज पाते। लोग ऑनलाइन हैं, पर एक दूसरे की जीवन में उपस्थिति नहीं है। तकनीक ने संचार को सरल बनाया है, लेकिन मानवीय संबंधों का विकल्प अभी तक नहीं बन सकी। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय तक अकेलेपन, अवसाद, चिंता, नींद की समस्या, हृदय रोग और समयपूर्ण मृत्यु के जोखिम को बढ़ा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सामाजिक संबंधों को अब स्वास्थ्य के एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में देखने की जरूरत पर बल दिया है। यह एक ऐसी अदृश्य महामारी है जो धीरे धीरे समाज की जड़ों को प्रभावित कर रही है। दुनिया के कई देशों ने इस समस्या को सार्वजनिक नीति का विषय बनाया। ब्रिटेन ने अकेलेपन से निपटने के लिए विशेष रणनीति तैयार की थी और जापान ने भी सामाजिक अलगाव की बढ़ती समस्या को देखते हुए अलग सरकारी व्यवस्था बनाई। भारत में भी मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक संबंधों को लेकर चर्चा बढ़ी, लेकिन अभी इस दिशा में व्यापक सामाजिक पहल की आवश्यकता है। मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने, सामुदायिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और बुजुर्गों के लिए सामाजिक मंच विकसित करने की जरूरत है। लेकिन समाधान केवल सरकारी योजनाओं से नहीं निकलेगा। समाज को भी अपने भीतर झांकना होगा। पड़ोस, मित्रता, सामुदायिक गतिविधियां, पुस्तकालय, उद्यान, वरिष्ठ नागरिक समूह और परिवार के भीतर संवाद, ये सभी सामाजिक जीवन के वे सूत्र हैं जो व्यक्ति को अकेलेपन से बचाते हैं। आज जरूरत है कि हम डिजिटल संपर्क और मानवीय संबंधों के बीच का अंतर समझें। संबंध केवल संपर्क करने से नहीं बनते, उन्हें समय, संवाद और संवेदना से निभाया जाता है। किसी का हाल पूछ लेना, किसी बुजुर्ग के साथ कुछ समय बैठ जाना या किसी मित्र की चुप्पी को सुन लेना भी सामाजिक उपचार का काम कर सकता है। भारत जैसे भावनात्मक समाज की सबसे बड़ी ताकत उसके रिश्ते, पड़ोस, साझा जीवन और संवाद की परंपरा रही है। अगर ये कमजोर पड़ते हैं तो अकेलापन केवल व्यक्ति की समस्या नहीं रहता, वह समाज की भी समस्या बन जाता है। डिजिटल युग में तकनीक आवश्यक है, लेकिन वह मानवीय संबंधों का विकल्प नहीं हो सकती है, क्योंकि आखिरकार मनुष्य को वस्तुओं से अधिक किसी अपने के होने की आवश्यकता होती है। लेकिन आजकल दिखावा सबको हो गया, अपनापन बचा कहाँ है। ये आप देखिए छोटी छोटी टिप्पणियां हैं। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती है, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये पारदर्शिता का तकाजा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास में कथित गमन का मामला जब से सामने आया, तभी से इस बात की जरूरत महसूस की जा रही है कि इसमें शामिल आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई के समानांतर एक संपूर्ण पारदर्शी व्यवस्था बननी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई गड़बड़ी संभव ना हो सके। और आप सोचिए कि भगवान को ही लूट लिया, भगवान के साथ ही धोखाधड़ी कर दी। कल तक हम लोग कहते थे, क्या कहते थे कि हमारे साथ कुछ भी गलत होता है भगवान सब देख रहा है। आज भगवान के साथ गलत हो रहा है, हम सब कुछ देख रहे हैं। विडम्बना यह है कि इस मामले के खुलासे के बाद जहां न्यास के दायरे में जिम्मेदारी तय किए जाने की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए थी, वहां शुरू से आरोपों की दिशा भ्रमित करने की कोशिश होती रही है। अब सोमवार को न्यास की एक अहम बैठक के दौरान इसके महासचिव चंपत राय और न्यासी अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए और अंतरिम व्यवस्था के तौर पर एक अन्य सदस्य कृष्ण मोहन को महासचिव की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई। निश्चित तौर पर यह कदम विवाद के बीच जिम्मेदारी आरोपियों के प्रति नरमी बरतने को लेकर उठते गंभीर सवालों की तीव्रता को कम करने की एक कवायद है। लेकिन इस बीच जैसे असहज करने वाली स्थितियां पैदा हुई, उसमें आम लोगों के भरोसे को कमजोर ही किया है। और आप देखिए हमारी एक तरह से भावनाओं का, हमारी श्रद्धा का, आस्था का मजाक उड़ाया गया एक तरह से, आप देखेंगे। और आप सोच के देखिए 2021 से चोरी हो रही थी, ऐसा कहा जा रहा है। इस संबंध में अब तक सामने आए आरोप प्रत्यारोपों के बाद स्थिति इतनी उलझ गई कि जब तक विशेष जांच दल की अंतरिम रिपोर्ट नहीं आती, तब तक यह एक तरह की अस्पष्टता कायम रहेगी। विडम्बना यह है कि न्यास के जिन लोगों पर इसके वित्त की निगरानी, उसकी पारदर्शिता सुनिश्चित करने और इसकी संपत्तियों की रक्षा करने का दायित्व था,
या तो उनके लिए ये तकाजे गैर महत्वपूर्ण थे या फिर वे ही कटघरे में खड़े दिखे। सवाल है कि आरोपों की अनदेखी करके क्या अपनी जिम्मेदारियों से पलड़ा झाड़ा जा सकता है? इतने समय तक किसकी देखरेख या संरक्षण में चढ़ावे की चोरी करने वालों का धंधा बेरोक टोक चलता रहा? क्या यह उन तमाम लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं है जिनकी आस्था की बुनियाद पर ही न्यास का समूचा कामकाज टिका हुआ है? लोगों के भरोसे को ताक पर रखकर पैसों का गमन करने की हरकतें कैसे संभव हुई? अब यह देखने की बात होगी कि इस अनियमितताओं के वास्तविक आरोपियों को कानून के कटघरे में खड़ा करके कैसे सजा दिलाई जाती है या नहीं। हालांकि न्यास के लिए के नए महासचिव का कहना है कि चंदा चोरी के मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसे सजा दिलाना उनकी प्राथमिकता होगी। निश्चित रूप से सिर्फ इस्तीफा इस मामले का हल नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार कानून के दायरे में एक परिभाषित अपराध है जो उसके लिए सजा भी निर्धारित है। जांच में जिन लोगों को वास्तव में जिम्मेदार पाया जाएगा उन्हें कानून के मुताबिक सजा दिलाना इस पूरे मामले की एक अहम कड़ी होनी चाहिए। यूं अनियमितताओं का जैसा स्वरूप सामने आया है उसके मद्देनजर अब देश भर के लोगों की नजर इस पर रहेगी कि मंदिर में चढ़ावे, खर्च और वित्तीय खातों की निगरानी सहित न्यास के सभी कामकाज के प्रबंधन और संचालन के लिए जो नई व्यवस्था बनाई जाएगी उसमें संपूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ साथ उन कमियों को दूर करने के लिए क्या किया जाता है जिसकी वजह से न्यास के कोष में इतनी व्यापक गड़बड़ी की गई। राम मंदिर का दर्शन, वहां दान करना करोड़ों लोगों की आस्था का मामला है, मगर इस समूचे मामले की वजह से आम लोगों के भीतर न्यास को लेकर एक तरह का अविश्वास पैदा हुआ और उसकी छवि को चोट पहुंची है। और एक काम होना चाहिए, कम से कम जनता के सामने ये सब बातें होना चाहिए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये आप देखिए, उत्तर प्रदेश से लखनऊ इसकी राजधानी है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हिंसा का दायरा, यह मणिपुर में लंबे समय से जारी जातीय तनाव के बीच हिंसा फिर से अपने पांव पसारने लगी। राज्य में शांति बहाली को लेकर सरकार ने के तमाम दावों के बावजूद उग्रवादी संगठनों की बढ़ती सक्रियता आग में घी का काम कर रही है। उखरूल जिले में सोमवार को उग्रवादियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में असम राइफल्स के 2 जवानों के शहीद हो जाने की घटना ने समुची सुरक्षा या व्यवस्था पर फिर से सवाल खड़े कर दिए। अगर सुरक्षा बलों के जवान ही सुरक्षित नहीं है तो आम लोग अपनी सुरक्षा के लिए किस पर भरोसा करेंगे? सवाल है कि केंद्र और राज्य सरकारों का विद्रोही गुटों के साथ शांति समझौते के बाद भी अगर उग्रवादी संगठन हिंसक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं तो इसकी वजह पता लगाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? क्या सिर्फ सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती के दम पर राज्य में शांति बहाल हो पाएगी? जाहिर है कि इसके लिए समस्या की जड़ में जाकर समाधान के रास्ते तलाशने होंगे। एक लंबे समय हो चुका है यहाँ शांति फैले हुए, और आप देखते हैं इससे क्या रहता है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हमारी छवि भी खराब होती है। जो हम लोग युद्ध रुकवाने की बात करते हैं ना, तो वो कहते होंगे अपने देश में चल रहा है, उसे नहीं रुकवा पा रहे हैं जो अशांति फैली हुई मणिपुर में। गौरतलब है कि मणिपुर में वर्ष 2023 में मैती और कुकी जो समूहों के बीच शुरू हुए जातीय संघर्ष में 250 से अधिक लोगों की जान गई और हजारों लोग बेघर हुए। इसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बावजूद हालात में ठोस सुधार संभव नहीं हो सका। राष्ट्रपति शासन की बात करें तो अनुच्छेद 356 को पढ़ते हैं ना, इसमें राष्ट्रपति शासन की बात की गई। वहां सरकार के फिर से कमान संभालने के बाद हिंसक गतिविधियां नए सिरे से जोड़ पकड़ने लगी। राज्य में आए दिन सामुदायिक झड़पों, उग्रवादियों के हमले और विरोध प्रदर्शन की खबरें आती रहती हैं। बीते रविवार शाम को भी कांग पोकपी जिले के थेंग खोंग जांग में एक गांव पर हथियारबंद समूह ने हमला कर दिया जिसमें कई लोग घायल हो गए। इसी तरह की घटनाएं निश्चित रूप से राज्य में सामुदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रही हैं। लेकिन सवाल है कि सरकार की नीतियां सुरक्षा एवं शांति बहाली के मोर्चे पर कमजोर साबित क्यों हो रही हैं? किसी हिंसक वारदात के बाद पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने, जातीय मतभेदों का स्थायी हल निकालने के लिए सरकार की ओर से गंभीरता क्यों नजर नहीं आ रही है? निसंदेह जब तक स्थानीय लोगों को भरोसे में नहीं लिया जाएगा तब तक समस्या का समाधान संभव नहीं है। ये आप देखिए, मणिपुर इम्फाल इसकी राजधानी है और 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। और ये आप देखिए, इसे पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। फिर आप देखिए 21 जनवरी 1972 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। इसकी सीमा नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। वाई खेमचंद सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अजय कुमार भल्ला यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 60 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ आपका मणिपुर। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए।
आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।